हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में, जो कि हम थ्योरी ऑफ वेजेस डिस्कस करने वाले हैं और वही कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे कि वेरियस ऑथर्स जो हैं, वेरियस ऑथर्स ने उसके बारे में क्या बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस के लिए, जो कि रिकार्डो ने लिखी थी। और जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस मतलब सब्सिस्टेंस मतलब होता है, जैसे अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो हमारा गुजारा। तो हमें वेजेस कितनी चाहिए? वेजेस उतनी चाहिए कि जिसमें हमारा गुजारा हो सके, है ना। जो हमारी लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड एक्सपेंसेस हम उसको बियर कर सकें, हम उसके बारे में वेजेस की बात करेंगे। अच्छा, रिकार्डो है तो फिर सबसे पहले वही क्लासिकल इकोनॉमिक्स से शुरुआत हुई है। तो हम सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या नज़रिया लेके चलें उस टाइम को लेके। जरा जब भी मैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ ना बेटा, तो आपको डायरेक्ट इमेजिन वहीं कर लेना है क्या, कि आज से मतलब 200 ईयर्स बैक, 200 साल पहले लगभग क्या होता होगा या क्या चलता होगा। क्योंकि कोई भी थ्योरी जब बनती है तो वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग बनती है ना। आज हम जैसे अगर बोलें कोरोना चल रहा है, तो जो थ्योरीज आएंगी या जो इकोनॉमिक स्टेटस आएंगे और वो सब आएंगे, वो आज के टाइम के हिसाब से है। तो चीज़ें बदलती हैं और थ्योरीज उस हिसाब से। तो आपको वो थ्योरी समझने के लिए उस टाइम की या उस जगह की अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ पे रिकार्डो के बारे में बात करते हैं, तो रिकार्डो बोलते हैं कि कितना वेजेस होना चाहिए, तो वो बोलते हैं मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वर्कर्स एंड हिज फैमिली। तो कम से कम जिसको उतना, जितना उसको गुजारा भत्ते के लिए चाहिए होता है, अपने लाइवलीहुड एक्सपेंसेस उसको बियर करने के लिए चाहिए होते हैं, कम से कम उतना तो वेजेस चाहिए साहब। मतलब उतने तो वेतन होना चाहिए। अगर उतना नहीं होगा, तो उतने वेजेस नहीं होंगे, तो फिर वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज़ लेके उन्होंने बात करी। लेकिन एक और एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर वेजेस इंक्रीज़ होगी, इफ़ वेजेस विल राइज, अगर वेजेस इंक्रीज़ होगी तो उनकी फैमिली भी बड़ी हो जाएंगी, वर्कर अपनी फैमिली भी बड़ी कर लेंगे। हो सकता है कि आप ये इस बात को लेके आप बोलो कि सर ऐसा तो नहीं होता है। मैं भी बोलूँगा कि हाँ, हो सकता है नहीं होता है। आप समझो हम क्या उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनका मतलब रिकार्डो की क्या सोच रही होगी, हम उसके बारे में। और क्या है, किसी थ्योरी पे थोड़ा सा मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं होता है, उसमें बहस करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि आप इंडिया को देख लेके सोच रहे हो सकता है अफ्रीका में ऐसा होता हो, या हो सकता है किसी और कॉन्टिनेंट में कहीं ऐसा होता हो। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो थ्योरी फिट जरूर बैठती है बेटा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा माइंड व्यापक, और सबसे बड़ी आप उनकी सोच पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप उनको इसी नज़रिए से पढ़ें कोई भी थ्योरी। जब आप पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला, उनकी सोच क्या थी। जब भी मैं बार बार पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला। तो ज़रूरी नहीं है कि हम और आप उनसे वाकिफ़ रखें कि नहीं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। हम बहस कर सकते हैं, और वही बहस हुई थी वो क्रिटिसिज्म बन जाती है ना। चलिए, तो उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने बोला कि वेजेस अगर आप उनकी इंक्रीज़ कर दोगे, जैसे अगर उनकी सैलरी 10,000 है, वेजेस 10,000 है, तो उनका जो फैमिली जो स्टेटस होगा वो 10,000 के हिसाब से। जैसे 10,000 में क्या है, केवल 4 लोग अगर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस अगर केवल 4 लोग देख सकते हैं, तो वो वर्कर्स जो हैं वो चार मेंबर घर में रखेंगे। अगर वो बढ़ जाते हैं, वो 15,000 कर देते हैं, तो फिर उनका ये कहना है कि उनकी फैमिली इंक्रीज़ हो जाएगी, वर्कर्स की फैमिली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो भी 10,000 में 4 लोग रह रहे हैं, तो फिर वो उनकी फैमिली इंक्रीज़ करके उनकी फैमिली में 6 बंदे हो जाएंगे, अगर हम 15,000 सैलरी कर देंगे तो उनकी। ऐसा रिकार्डो का कहना था कि अगर आप 15,000 सैलरी कर दोगे ना, तो वो मेंबर 4 की जगह 6 कर लेंगे। बर्थ भी हो सकती है या फिर कुछ और किसी तरीके से, है ना। तो मतलब वो 4 की जगह 6 मेंबर हो जाएंगे उस फैमिली में। तो दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से वही सब्सिस्टेंस लेवल पहुंच जाएगा। मतलब 10,000 में गुजारा चल रहा था, ठीक है, अब 15,000 हो गए, 6 लोग गए, तो अभी भी फिर गुजारा चल रहा है। ठीक है, 20,000 कर दोगे, 8 लोग हो जाएंगे, तो फिर गुजारा चल रहा है। तो ये हो सकता है उस टाइम के हिसाब से कुछ ऐसा मतलब ये जो थ्योरी है, या किसी लोकेशन के हिसाब से ये थ्योरी है, फिट बैठती हो। और वही उसको डिक्रीज़ करने की बात बोलते हैं, इफ वेजेस विल फॉल, अगर वेजेस कम हो जाएंगे। अब जैसे 15,000 कर दिया था, 15,000 सैलरी कर दी थी उनकी, तो 6 मेंबर हो गए थे। अब अगर आप उसको उनको घटा के, उस सैलरी को घटा के आप ये 10,000 रुपये दोबारा कर देते हो, कहते हैं कि वो जो 2 मेंबर है वो कम हो जाएंगे। अब वो कम हो जाएंगे, उसमें मेंशन किया उन्होंने कि जब उनका गुजारा नहीं होगा तो किसी न किसी की मतलब उसमें डेथ हो जाएगी, है ना। तो इफ़ वेजेस विल फॉल, वर्कर्स फैमिलीज डिक्रीज ड्यू टू डेथ, तो गुजारा नहीं हो पाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए सो अगेन रीच द सब्सिस्टेंस लेवल, तो दोबारा से सब्सिस्टेंस लेवल क्या हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा कि 10,000 में 4 लोगों का गुजारा चलता है।
क्लियर है दोस्तों? इसको आप उसी तरीके से लें। हो सकता है कि आप उसको ये थ्योरी पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पर्सनली मुझे लगता है कि यार ऐसा कम होता है या ऐसा नहीं होता है ना? तो क्योंकि वेजेस के हिसाब से परिवार या फैमिली हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा या हो सकता है कि जिन जहाँ कहीं उसमें है, अफ्रीका वगैरह कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन होती होगी। तो इसलिए हमें उस थ्योरी को लेकर थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए इसकी क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले यही बोलते हैं, डज नॉट एक्सप्लेन डिफरेंस। अब वेजेस, देखो वेजेस में क्या होता है कि आपने एक सिंपल सभी को एक ही लाठी से वो कर दिया, आपने एक ही तरीके से कर दिया कि साहब आपको भी इतने 10,000, आपको भी इतने 10,000, 10,000 और 10,000 के हिसाब से आपकी फैमिली, केवल आपने मतलब ये चीज़ रखा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई अगर क्वालिटी लेबर है, अगर किसी के पास कोई स्किल है, अगर वो स्किल्ड लेबर है, तो फिर उसकी सैलरी ज़्यादा होगी फिर, है ना? उसकी वेजेस जो होंगी वो वेजेस ज़्यादा होंगी। तो आप उसको उस सेंस में भी दे सकते हो, लेकिन वो उन्होंने, रिकार्डो ने उसके ऊपर जिक्र नहीं किया, इसलिए क्रिटिसिज्म ने ये बात उठाई कि इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ वेजेस। तो एक ये भी एक मेंशन बनता है ना? फिर एक और क्रिटिसिज्म आता है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द सप्लाई साइड ऑफ, केवल वेजेस वाली बात है कि हाँ साहब 10,000 दे दिया उनको तो उनकी फैमिली इतनी होगी, 15,000 दे दिए तो इतनी वो हो गई। आप तो सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो ना, वेजेस सप्लाई क्या रहेगी? आपने तो डिमांड साइड की बात ही नहीं करी। डिमांड साइड तो उनका टोटली इग्नोर हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है। कोई ये भी तो सोचो कि अगर उसका परिवार अगर 6 लोगों का फैमिली है, तो अगर 6 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, और उसको सब्सिस्टेंस के लिए कितने चाहिए? 15,000 चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए उसको सब्सिस्टेंस के लिए, और उसको कितने मिल रहे हैं? 10,000। तो ये कहना गलत होगा कि केवल 4 ही रह जाएंगे, 2 खत्म हो जाएंगे, 2 मर जाएंगे, तो ये कहना भी गलत है। वो लेबर कोशिश क्या करेगा कि अभी चलो मुझे एक जॉब से 10,000 मिल रहे हैं, तो वो कुछ पार्ट टाइम करके कोशिश करेगा, और हो सकता है वो 5,000 और करके सबको जिंदा रखने की कोशिश करेगा। वो सब्सिस्टेंस लेवल जो है वो अपना 10,000 से, वो तो डिमांड क्रिएट करेगा ना वो, कि नहीं और ज़्यादा मुझे लेबर की ज़रूरत है। तो ये चीज़ उन्होंने मिस कर दी थी। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जेएस मिल ने जो थ्योरी लिखी, उन्होंने एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया वेज फंड थ्योरी को लेके। उन्होंने बोला कि एक वेज फंड थ्योरी जिसमें कि वेजेस प्री डिटरमाइन होती हैं। चलो मैं आप थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में आता हूँ। जैसे सपोज़ करो, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि मेरा कोई बिज़नेस है। अब मेरा कोई बिज़नेस है तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं अपना साइकोलॉजिकल पहले ये डिसाइड कर लूँगा। क्या डिसाइड कर लूँगा कि जैसे 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये मैं वेजेस पे कर सकता हूँ मैं, है ना? ये जो जेएस मिल है उनकी अप्रोच बता रहा हूँ, उन्होंने क्या सोच के मतलब ये थ्योरी लिखी है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा कोई बिज़नेस है और मैं बिज़नेस में सोच रहा हूँ कि 50,000 रुपये के मैं वेजेस बांट सकता हूँ, पे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक ये फ़ंड अलग से निकाल लिया, मैं इसको बोलूँगा वेज फंड, कि 50,000 रुपये मैंने एक अलग से 50,000 रुपीज़ मैंने निकाल के रख लिया, और ये मैंने लेबर को पे करने के लिए रखे हुए हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने 5 मज़दूर पकड़े, 5 लेबर पकड़ी मैंने उनसे पूछा कि कितने कितने, उन्होंने बोला 10-10 हज़ार लेंगे साहब। मैं ठीक है साहब 10-10 हज़ार लेंगे, 5 लेबर हैं और 50,000 रुपीज़ में इनको पे करने में कैपेबल हुई तो कर दूंगा पे। तो मैंने उनको उसी हिसाब से उनको अपॉइंट कर लिया। 5 लेबर मैंने अपॉइंट कर ली और 10,000 रुपीज़ पर ईच के हिसाब से, और मैंने उनको पे कर दिए 50,000 मेरा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजिकल सेट कर रखा था 50,000 मैं पे कर सकता हूँ। लेकिन मेरा काम नहीं बना। वो 5 मज़दूर, 5 लेबर जो थे वो कम पड़े, मुझे और लेबर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन 50,000 रुपीज़ तो मैं सोचे बैठा हूँ ना, 50,000 में सोचे बैठा हूँ कि इतना ही दे पाऊँगा मैं। अब मैं केवल 5 मज़दूर से मेरा काम नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा फिर हो सकता है कि मैं 8-8 हज़ार के कुछ मज़दूर ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो 8,000 के हिसाब से 6 लेबर मैं ढूंढ लूँगा, है ना? तो इट्स इज़ 48,000 में 6 मज़दूर मेरा काम हो जाएगा। फिर भी काम नहीं बना तो मैं हो सकता है 5-5 हज़ार के मज़दूर ढूंढूंगा, 5,000 के, फिर मैं 10 मज़दूर ढूंढूंगा, और मेरा फिर उन 10 मज़दूरों से काम होने लगा। ठीक है, 10 मज़दूरों से अगर लेबर से करा काम होने लगा तो देन आई विल बी सेटिस्फाइड। फिर मैं बोलूँगा कि हाँ मेरी वेज रेट क्या है, मैं तो भाई सब 5,000 कोई भी लेबर मेरे पास आया करेगा, वो पूछा करेगा कितने वेजेस आप पे करेंगे, बोलूँगा सब 5,000 पे कर सकता हूँ मैं, अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो ऐसे करके मैं, एक जो एंटरप्रेन्योर होगा, एक जो ओनर होगा, वो इसको डिसाइड कर लेगा कि साहब कितनी मेरी मतलब वेजेस है और मुझे कितना पे कर सकते हैं। तो एक यही थ्योरी को डेवलप करते हुए उन्होंने, इसी सोच को लेके उन्होंने एक थ्योरी बनाई। देखें ज़रा इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला भी वही, वेज रेट कितना होगा,
वेज रेट इक्वल्स टू वेज फंड अपॉन लेबर फोर्स। वो कहते हैं वेज फंड कितना है, वेज फंड जो मेरा डिसाइड है और लेबर फोर्स कितनी है। अगर मेरे 10 लेबर फोर्स है तो वेज रेट मेरी कितनी होगी, 5000 होगी, 5000 होगी, ठीक है। फिर बोलते हैं कैपिटल स्टॉक विच इज़ केप्ट फॉर मेकिंग पेमेंट टू वर्कर इज कॉल्ड वेज फंड। वो पैसा जो मैंने स्टॉक कर रखा है किसको पे करने के लिए, वर्कर्स को पे करने के लिए। देखिए कोई भी ओनर है, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस चालू करता है तो वो एक लमसम अमाउंट बनाता है कि वेजेस को मैं इतना पे करूंगा या मैं इतनी ही पे कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, मटेरियल इतने का हो गया, वेजेस मेरा एक प्लानिंग करता है। ये उसी को लेके बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज एज्यूम वेज फंड इज फिक्स ही रहेगा। देखिए बढ़ा नहीं सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, अपने जो एग्जांपल लिया मैंने उस एग्जांपल में ये नहीं बोला कि आप एक काम करें, अगर मुझे 10 मजदूरों की ज़रूरत है तो फिर मैं सबको 10-10 हज़ार के हिसाब से 10 लेबर जो हुई उसको फिर मैं 1 लाख पे कर लूँगा। नहीं साहब, मेरा बजट तो कितना है, 50,000 बजट है ना मेरा, लेकिन मुझे उसमें जो लेबर चाहिए, नीड है मेरी लेबर की, वो कितनी 10 वर्कर्स की नीड है। तो अब 10 वर्कर्स है तो उस हिसाब से मैं उतना ही पे कर पाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बोला, ठीक है। और फिर वही बोलते हैं इफ़ लेबर फोर्स इंक्रीज वेज विल कम डाउन। अगर लेबर फोर्स इंक्रीज कर देंगे तो वेजेस कम हो जाएंगे, है ना। एंड वाइस वर्सा, अगर मतलब लेबर फोर्स अगर मैं कम कर देता हूँ 5 की जगह, अगर मेरा तो यार 2 ही बंदों में से काम हो रहा है, तो 2 ही बंदों से काम हो रहा है तो फिर एक बंदे को 25,000, दूसरे बंदे को 25,000। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हुआ, आपने सोचा होगा कि सर ऐसा प्रैक्टिकल होता है क्या। तो यही क्रिटिसिज्म हो जाते हैं बेटा, कोई भी थ्योरी होती है ना, तो वो थ्योरी कई जगह ऐसा चलता होगा, जेएस मिल जो बोलते हैं कई जगह इस तरीके से ओनर करते होंगे, है ना। लेकिन वो क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो वही है। देखिए मतलब हर जगह सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, हर टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो टाइम अलग हो सकता है, लोकेशन अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, एटीट्यूड अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म कहते हैं। थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द वेज फंड इज। यहाँ पे हमने जो है कि कैसे वेज फंड क्या होगा, कैसे होगा, उन्होंने वेज फंड के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। उन्होंने बस केवल वेज फंड बता दिया कि साहब ये वेज फंड होता है और ऐसा वो होता है, लेकिन उसको कैसे फिक्स करना चाहिए, है ना। या फिर हाउ द वेज फंड इज फिक्स, कैसे वेज फंड निकाला आपने, कैसे कैलकुलेट किया आपने। थ्योरी ने इसके बारे में नहीं बताया क्यों, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है। वेज फंड ही हमारा इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नाम भी क्या है उसका, थ्योरी का नाम भी वेज फंड थ्योरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है हमारा, वेज फंड। और आपने उसी के बारे में नहीं बताया, वो क्या निकालें कैसे, कोई मेथड बताते, कोई एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता या कोई और उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती तो आप यहाँ पे कह सकते थे कि हाँ ये चीज़ मतलब बिल्कुल हो रही है। सेकंड क्रिटिसिज्म आता है इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफरेंशियल वेज रेट। वही डिफरेंशियल जो हमने इसमें सब्सिस्टेंस थ्योरी के उसमें पढ़ा ना, तो वो चीज़ है। अब आप बोलोगे सर आपने 10 लेबर रख ली, सबकी सैलरी 5-5 हज़ार है। अरे कोई एक अच्छा काम करने वाला है, किसी का स्किल्ड वर्कर होगा, किसी का हुनर अच्छा होगा, तो क्या आपको उसको ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए, है ना। या अगर कोई वहाँ पे मक्कार और कोई कामचोर अगर लेबर है तो क्या उसको कम पे नहीं करना चाहिए। तो ये भी वेजेस थ्योरी का एक पार्ट है, लेकिन आपने कुछ उस हिसाब से कंसीडर नहीं किया, जेएस मिलर ने कुछ ऐसा कंसीडर नहीं किया, वो एक क्रिटिसिज्म बन गया उनका। मैं आपको हर इस वीडियो में मैंने क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड किए हैं। मैं वैसे कई वीडियोस जो बनाए हैं उसमें मैं एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म इंक्लूड नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कम से कम नज़रिया एक देखने का क्रिटिसिज्म को क्या है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। आप देखिए कई भी थ्योरी होगी तो वो हर जगह 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। मैं अगर बोलूँगा जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। क्यों, पतंगें उड़ती हैं, बैलून्स हवा में उड़ते हैं, तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी भी फुलफिल नहीं कर सकते हो आप, तो आप ये मान के चलो ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी फुलफिल नहीं हो सकती। तो एक ही थ्योरी पूरे 100% केसेस में हर जगह पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां रह जाती है, और वो कमियां हमारे अंदर हमें इसके इतने कॉन्सेप्ट समझ के इतनी स्किल डेवलप करनी है बेटा, कि हम वो स्किल डेवलप करने के बाद क्रिटिसिज्म कम से कम फाइंड आउट कर सकें। और जब आप उसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड से सोचना चालू करोगे तो आपके सामने डेफिनेटली आप खुद क्रिटिसिज्म निकालना चालू कर सकते हो। इसकी हम और प्रैक्टिस डेवलप करेंगे आने फर्दर वीडियोस में, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरा, क्यों डिफरेंशियल वेज रेट वाला कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। और ये हमने जो एग्जांपल लिया उस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सर सबको, आपको जब हम पढ़ रहे थे कि 5,000 सबको पे करेंगे तो आपको एकदम खटका होगा, सर सबको 5,000 ऐसा थोड़ी ना, किसी को थोड़ा ज़्यादा भी पे करो, किसी को भी। फिर मैंने बोला 2 ही वर्कर रह जाएंगे तो सबको 25,000, दोनों को 25,000 पे करेंगे, तो आपको थोड़ा ये सुन के भी अजीब सा लगा होगा। तो जो सुन के अजीब लग रहा है ना, वही थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। आगे देखें, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये जो थ्योरी है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फैक्ट्स जैसी कोई चीज़ है भी नहीं है। और फोर्थ है इग्नोर्ड रेट ऑफ ट्रेड यूनियन वगैरह। ट्रेड यूनियन कई बार आजकल जब ये जो थ्योरी लिखी गई है, जेएस मिल ने जो थ्योरी लिखी थी, तब एक नया दौर चला था। तब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप हो रही थी, यूके यूएसएस वगैरह की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी। तो उस वक्त जब ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन का भी डेवलपमेंट होना चालू हुआ। तो जब ट्रेड यूनियन का डेवलपमेंट चालू हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर निकल के आया कि आपने, अच्छा ट्रेड यूनियन क्या करते थे, ट्रेड यूनियन इंटरफेयर करते थे। आपने बोला हमारे लेबर को 5000 देंगे, ट्रेड यूनियन बोलते थे नहीं आपको कम से कम 8000 देने पड़ेंगे, नहीं तो हड़ताल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो चीज़ भी इग्नोर हो गई यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म कि भाई ट्रेड यूनियन को तो बात कर लो, आपने तो खुद डिसाइड कर लिया कि इतने पैसे दूंगा और इतने लेबर चाहिए, ट्रेड यूनियन बीच में कहाँ जाएगी। समझ रहे बात को। चलिए, तो ये हो गई हमारी वेज फंड थ्योरी। एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड लिविंग थ्योरी। जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, ये बेसिकली वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। टॉरेंस ने इस थ्योरी को यहाँ पे मेंशन किया है कि साहब आप जैसे सब्सिस्टेंस थ्योरी है, उन्होंने बोला कि कितना चाहिए आपको, वेजेस कितने चाहिए कि मेरा गुजारा कितना में होगा। तो मेरा गुजारा जो है, मेरी लाइवलीहुड एक्सपेंसेस 10,000 है, हमने वहाँ पे एग्जांपल लिया कि मेरा लाइवलीहुड एक्सपेंसेस 10,000 है। तो अब स्टैंडर्ड लिविंग में यहाँ पे टॉरेंस बोल रहे हैं कि नहीं, आप गुजारे की बात मत करो, सब्सिस्टेंस की बात मत करो, अब आप बात करो किसकी, लिविंग स्टैंडर्ड की, कि आपको गुजारे के लिए कितने चाहिए, 10,000। तो मैं 10,000 में थोड़ी काम करूँगा, लेकिन मेरा जो आज का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, 30,000 है। मेरा लिविंग स्टैंडर्ड मुझे कितने चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए, जैसे पूरे लिविंग स्टैंडर्ड को करने के लिए। तो 30,000 रुपये, तो मैं 30,000 रुपये में काम करूँगा। ठीक है, तो मेरा वेज रेट कितना होना चाहिए, वेजेस कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसको लेके। मतलब अगर जैसे मुझे लगता है कि भाई 30,000 रुपीज़ में मेरे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी तरह से फुलफ़िल हो सकते हैं, मुझे ये लगता है आज की डेट में। अब अगर मैं कहीं जॉब करने के लिए गया, वो मुझे बोल रहा है कि हम आपको केवल 20,000 पे करेंगे, तो मैं क्या जॉब करूँगा वहाँ पे, नहीं करूँगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि क्यों, मेरा खर्चा तो 30,000 है, स्टैंडर्ड लिविंग मेरा वो है, नहीं तो मैं आराम करूँगा बैठ के, मैं फिर वो जॉब क्यों करूँगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ जो है वर्कर्स, इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो स्टैंडर्ड लिविंग में इन्होंने सब कुछ ले लिया यहाँ पे। टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स ट्राई टू मेंटेन वेजेस कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जिसमें उतनी उसकी वो है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्लूड्स करते हैं नेसेसिटीज़ एंड कंफर्ट दोनों, जो नेसेसिटीज़ और कंफर्ट है उन दोनों को इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। इट इंक्रीज विद वेजेस एंड वाइस वर्सा। इसके पीछे लॉजिक है। आजकल देखो, आजकल नेसेसिटीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। मतलब ये तो खुद पहले तो रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था नेसेसिटीज़ में, अब तो एजुकेशन भी आ गई है, ठीक है, हेल्थ केयर भी आ गई है अब तो नेसेसिटीज़ में। तो जैसे जैसे टाइम एलोबरेट कर रहा है वैसे वैसे नेसेसिटीज़ भी इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने, इनकी थ्योरी में इन्होंने पहले ही इंक्लूड किया नेसेसिटीज़ में कि भाई कंफर्ट भी यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन जो उन्होंने एक हाईलाइट करने वाली बात मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, वही मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडिफाइड वर्जन है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस का। जो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस थी उसी को बस हाईलाइट कर दिया। क्या उन्होंने सब्सिस्टेंस बोला था, इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड की बात करने लगे। ठीक है, चलिए क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म वही, इट एक्सप्लेन सप्लाई साइड ओनली। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी में भी वही बात थी, वही हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा था। अब सब्सिस्टेंस थ्योरी के बेस पे ही स्टैंडर्ड लिविंग थ्योरी बनी है, तो उसका भी क्रिटिसिज्म वही के वही आ गया। क्या सप्लाई साइड देख रहे हो, सब डिमांड साइड देख ही नहीं रहे, है ना। सेकंड वन इज थ्योरी इज़ नॉट प्रैक्टिकल नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कौन वर्कर्स को क्या पे करेगा, और एक्चुअली लिविंग स्टैंडर्ड किसको आप वो करोगे, या नेसेसिटीज़ में आप किसको इंक्लूड करोगे। अब पूछा जाए नेसेसिटीज़, एसी नेसेसिटीज़ में आता है क्या, एसी हो गया, एलईडी हो गई, पता नहीं आजकल दुनिया भर की नेसेसिटीज़ हैं। मोबाइल भी आजकल नेसेसिटीज़ बन गया बच्चों के लिए। तो ये क्या नेसेसिटीज़ है क्या, ये नेसेसिटीज़ तो नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेसेसिटीज़। तो आप किसके लिए क्या नेसेसिटी, आप उसको वो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक फैक्टर नहीं यहाँ पे काम करता है कि आप किसको नेसेसिटी मानोगे। अब वेजेस मजदूर जाएगा, ओनर से जाके बोलेगा कि साहब मेरी नेसेसिटी, मुझे तो एसी भी चाहिए, और देखो गर्मियों में एसी का बिल कितना आ गया। ठीक है, अब वो 24 आवर्स एसी में ही रहता हूँ मैं, तो उसका एसी का बिल इतना आ गया, मेरी आप सैलरी बढ़ा दो, आप तो मेरे वेजेस बढ़ा दो। क्या भाई साहब, एसी का नेसेसिटी है क्या, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड में आएगा क्या। हाँ लिविंग स्टैंडर्ड तो है, ये दिक्कत आती है। तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। थर्ड वन इज़ देयर इज़ नो एग्जैक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेज़र करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। और फिर वही बात कि जो नेसेसिटी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, ये सबकी अलग अलग होती है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड जॉब टू जॉब।
सबका अलग अलग होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कोई गांव में जाके, जैसे कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब रिमोट लोकेशन पे काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, वहाँ पे कहाँ से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप मेंटेन कर पाओगे, या वहाँ की अगर होगी भी तो काफ़ी कम होगी। वही मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका काफ़ी महंगा होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये वेजेस में उन्होंने थ्योरी में बताया हुआ है। अच्छा, ये आज हमने जो कवर करी हैं वो 3 थ्योरी, यहाँ पे 3 जो थ्योरी है वो आपने कवर करी हैं। बाकी जो हैं, जो और भी थ्योरीज़ हैं, टोटल हम लोग 8 थ्योरीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू और करेंगे और उसमें और थ्योरीज़ हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसके जो बाकी पार्ट हैं वो करेंगे। जब तक दोस्तों देखते रहो और शेयर करते रहो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। बाकी और कुछ अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, अब तो मैं काफ़ी डिटेल्स में भी लेके चल रहा हूँ। हाल ही में कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ साथ डिटेल कंटेंट भी डिस्कस करने लगा हूँ। मेरे शुरू के वीडियो में मैंने केवल बस डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं किए थे, लेकिन अब तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स में भी फोकस है। एक्चुअली क्या वीडियोज़ काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इस चक्कर में डिटेल्स में शुरू इनिशियली नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं इसमें डिटेल्स भी कवर कर रहा हूँ। इट इज़ मोर देन इनफ। आपके कोई एग्ज़ाम या फिर उस हिसाब से आपको मेंशन करना हो, लिखना हो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मटेरियल पार्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि और की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ टेल मी, मैं इसको और किसी चीज़ में लेकर और एलोबरेट करूँगा, नो इशू विद मी। ठीक है, बाकी देखते रहिए, शेयर करते चलिए, और थैंक्स अ लॉट देखने के लिए।